गुड आफ्टरनून बच्चों, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके। एक तो ये बताओ, ये 9:45 पे हमारी अंग्रेजी की पीरियड होती है, मैथ वाली क्यों लेती है इस टाइम? कितने बच्चे हैं मैथ्स के हमारे पास? है कोई बच्चा अभी मैथ्स का? हाँ बताओ बच्चों। ये नहीं ना लगती कैसे है बेटा? 9:45 पे टाइम टेबल में इंग्लिश की पीरियड है। ऑनलाइन क्लास कैसे लग जाएगी जब ये कह रखा है सबको कि टाइम टेबल के हिसाब से क्लास लो? ऑनलाइन क्लास कैसे लग जाएगी? अब मैं बताओ, तीनों क्लास 2 बजे, सवा 2 बजे कैसे पढ़ा दूंगा? आप सोच के देखो एक बार। मैम गलत कर रही है बेटा। आप 6, 8, 10 बच्चे होंगे और सारी क्लास सफ़र करती है और टाइम टेबल नहीं है ये। मैथ्स वाली मैम को कहो कि आप पीरियड बाद में लो, किसी भी टाइम लो या पहले ले लो। 8:15 से 9 ले लो, 9 से 9:45। हाँ जी। बेटा मैं बात करता अच्छा नहीं लगता। मैंने उनको पहले भी कही हुई है ये चीज़ और प्रिंसिपल के सामने कही हुई है। ये तो डिस्टर्ब अब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊँगा तो मेरे कमरे में थोड़ी आ जाएँगी मैडम। ये तो मेरे बच्चों को डिस्टर्ब करने वाली बात होगी। आप ये सोच के देखो कि 2:15 पे मैं तीनों क्लास कैसे पढ़ा दूँगा? आप कोई ऐसा टाइम ले लो, जो इससे पहले दूसरे सेक्शन की कितने बजे लेते हैं सर? दूसरा जो सेक्शन है फर्स्ट ईयर के, उनकी पीरियड कितने बजे लगती है बच्चों? तो 12 ही बजे लगा दिया करो फिर। आप ये मत करा करो। हाँ, बेटा वही हो गया ना फिर। मतलब मेरे सेक्शन में तो इकोनॉमिक्स और मैथ्स और ये सब कुछ चलेगा। बाकी जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें भी तो बच्चे होंगे। कोई मैथ्स का होएगा, कोई ने इकोनॉमिक्स का होएगा। वहाँ भी तो बच्चे होंगे। कहीं न कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का आप सवा 2 बजे लगाओ बच्चों। काम चलेगा नहीं ना बेटा। सवा 2 बजे मैं बेटा सेकंड ईयर की लेता हूँ और थर्ड ईयर की लेता हूँ। उनकी तो 2-2 दिन में भी काम चल जाएगा, आप लोगों का नहीं चलेगा। हाँ, 12 बजे कल से 12 बजे क्लास लगा दिया करो। बेटा ऐसा नहीं चल सकता। सारा सारा कॉलेज मतलब मेरे ही टाइम पढ़ाएगा। ये नहीं हो सकता। आप पब्लिक एड वाले को बोलो किसी दूसरे टाइम ले। हम तो बेटा आप में से कुछ लोग हैं ना जो कह रहे हैं कि मैथ्स की लगती है, ये है, वो है। ये तो भाईचारे में चल रहा था अभी तक। मेरा टाइम है वो 9:45 का। हाँ, तो बच्चों जनरेशन गैप हमने बेंजामिन मैकलेन स्पोक का ये चैप्टर इसका कुछ टेक्स्ट पढ़ा था। किसी को कुछ पूछना है जो 3 पैराग्राफ हमने पढ़े थे? वहाँ से? नहीं पूछना। एक तो अगर किसी बच्चे के पास सिलेबस है ना मेरे पास भेज देना व्हाट्सएप पे। है किसी के पास आप में से? मेरे पास भेज देना। और अभी मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो हम पढ़ेंगे बच्चों जनरेशन गैप का। मैं ओके ठीक है। स्टोरी बढ़ा देता हूँ, ऐप बढ़ा देता हूँ। हाँ जी। नोट्स जो मिलते हैं भाई इसमें कोई हमारे पास चॉइस तो है नहीं। जो भी आपको मार्केट में मिलते हैं, वही ले लो। हमारे पास जब सिलेबस ही ढंग से है ही नहीं, कोई बुक्स यूनिवर्सिटी पब्लिश करती नहीं,
तो हम क्या बताएँ आपको, नोट्स जो जो भी अवेलेबल हैं, आपको कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। जो भी अवेलेबल हैं, वो आप ले लो, और बल्कि जो भी अगर नोट्स ही आपने पढ़ने हैं, तो मेरे पास भी फॉरवर्ड कर दिया करो। मैं वही पढ़ा दूँगा जो आप चाहोगे। जो भी चैप्टर आप चाहोगे, मैं वही पढ़ा दूँगा। मेरे पास तो बेसिक मटीरियल तक है ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने तो हाँ। हाँ जी, बताओ? बुक कोई पब्लिश होए तो मैं बता दूँ ना बेटा आपको, आपकी समझ में नहीं आ रही बात? अगर कोई यूनिवर्सिटी ने बुक पब्लिश कर रखी हो, तो मैं आपको बता दूँ। कोई स्टोरी कहीं से पिक कर ली, कोई स्टोरी कहीं से पिक कर ली, अपनी कोई बुक यूनिवर्सिटी कायदे से अपनी बुक पब्लिश करती है, जो भी सिलेबस पढ़वाना चाहती है। यहाँ यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ कर नहीं रखा, बस चैप्टर्स के नाम दे दिए, स्टोरीज़ के नाम दे दिए, इधर-उधर से ढूँढते रहो। ये कर रखा है, कोई बुक नहीं है भाई, कोई बुक नहीं है, कोई भी बुक नहीं है। आप केवल सिलेबस भेज दो मेरे पास, जो नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं, पिछली बार भी आप लेके आए थे कहीं से कम मुझे तो इतना लालच है कि मुझे एक सिलेबस मिल जाए कि भई हाँ, ये चीज़ें हैं, क्योंकि नेट पे भी सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये दिक्कत है। अब दूसरी कोई स्टोरी का नाम मेरे को बता दो, जो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये 3 पैराग्राफ थे स्टोरी में, तीनों पढ़ चुके हैं हम। कोई दूसरी मेरे को स्टोरी ये बता दो, भई ये स्टोरी है हमारे सिलेबस में, जिसके पास सिलेबस है वो बता दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन ये है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन। हाँ जी, बोल रहा हूँ बेटा। हाँ जी। देखिए, जो भी इस बारे में ना कोई लेटर आया हुआ है कल, और किसी प्रोफ़ेसर से कह के वो डलवा लो। मैंने व्हाट्सएप अपडेट किया था आज। मेरे पास वो है नहीं, ग्रुप में आया ज़रूर था। कॉलेज के ग्रुप में वो आया हुआ है, मेरे ख़्याल से। आपकी ऑनलाइन की बात करें, ऑफ़लाइन की? भाई 1 जून से को किसी के एग्ज़ाम हैं, अब वो फर्स्ट ईयर की, तो फिर इसका सीधा-सा मतलब यही है कि अभी आपकी डेट शीट आई नहीं है। अब ये बताओ, स्टोरी पढ़ानी है मैंने, या जो पाठ है, वो पाठ पढ़ाना है जो लेखक ने लिखा हुआ है? बोलो। ठीक है बेटा, होल्ड रखो, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता हूँ। बाय चांस मेरी पुरानी किताब में ना एक स्टोरी और मिल गई है, मैं उसका डालता हूँ। ठीक। जो जॉइन कर रहे हैं भाई, थोड़ी देर रुक जाओ, बस 1 मिनट और।
हाँ, तो बच्चों मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ना डाल दिए बेटा, जो भी चैप्टर का टेक्स्ट है वो डाल दिया है। हम पढ़ना शुरू करते हैं। अगर किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत रहे तो मैं दोबारा फोटो खींच के डाल दूंगा। अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। पैसेज फर्स्ट से पढ़ रहा हूं मैं। वट एवर यूर स्टेशन इन फ्यूचर लाइफ। देखिए पाठ क्या है। पाठ है, आप हमारे एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी को जानते होंगे, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। वो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के बाद भारत की बागडोर संभाली। उनका जन्म मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां उनके पिता एक स्कूल के अध्यापक थे। शास्त्री जी के पिता का देहांत हो गया जब उनकी आयु मात्र 1 वर्ष की थी। शास्त्री जी अपने जीवन में महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। जब भारत पाकिस्तान 1965 के युद्ध में भारत की विजय हुई, तो शास्त्री जी को, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, लोगों में अति लोकप्रिय हो गए। वर्ष 1966 में हृदय गति रुक जाने के कारण उनका देहांत हो गया। तो शास्त्री जी किसी सभा में गए हुए हैं, युवा लोगों की, विद्यार्थियों की ये सभा है, और उस सभा में ये अपना भाषण बोलते हैं, और वो युवा लोगों को ये एक प्रकार से आह्वान करते हैं कि आपको किन-किन नियमों एवं सिद्धांतों का पालन भारत माता की सेवा में करते रहना चाहिए, ताकि आप सच्चे नागरिक बन सकें। तो ये बेसिकली जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय थे, शास्त्री साहब थे, उनके व्यक्तिगत विचार हैं, जो उन्होंने युवा लोगों को संबोधित करते हुए और उनको प्रेरित करते हुए कहे हैं। इस प्रेरणा में वो उनको चाहते हैं कि ये लोग, ये युवा लोग भारत माता के प्रति अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचानें और उसी अनुरूप आचरण करें। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन, ये चैप्टर का नाम है। बाद में पूछ लेना, बाद में सिलेबस से मिलाने मिलेगा, अभी पढ़ लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन, युवा लोगों का उत्तरदायित्व। पैसेज फर्स्ट, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। वट एवर यूर स्टेशन इन फ्यूचर लाइफ, भविष्य जीवन में चाहे आपका कोई भी ठिकाना हो, स्टेशन ठिकाना को कहते हैं। यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक ऑफ योर सेल्फ एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। आपको अपने आप को इस देश का नागरिक समझना चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि चाहे आप देश में रहें, विदेश में रहें, आप स्वयं को भारत माता का नागरिक समझें। दिस कॉन्फर्स ऑन यू सर्टेन राइट्स, इससे आपको कुछ अधिकार मिल जाते हैं। कन्फर का अभिप्राय है प्रदान करना। यह आपको कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है, विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जिनकी गारंटी दी जाती है संविधान के द्वारा। बट इट ऑल्सो सब्जेक्ट्स यू टू सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, परंतु यह आपको कुछ एक उत्तरदायित्वों से भी बांध देता है, विच ऑल्सो हैव टू बी क्लियरली अंडरस्टूड, जिनको स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। अवर्स इज ए डेमोक्रेसी, हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है। विच एंजॉइंज फ्रीडम टू द इंडिविजुअल, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है। बट दिस फ्रीडम
has to be subjected to a number of voluntary restraints, परंतु इस आजादी पर कुछ एक स्वैच्छिक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सोसाइटी, आयोजित समाज के भलाई में। एंड दीज वॉलंटरी रेस्ट्रेंट्स, और ये स्वैच्छिक प्रतिबंध हैव टू बी एक्साइज्ड, प्रयोग किए जाने चाहिए, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, और इनका प्रदर्शन किया जाना चाहिए इन एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा के जीवन में। तो ये आपका पहला पैराग्राफ है, पहला पैसेज है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको फिर से बता देता हूँ। स्टेशन मैंने ठिकाना, फ्यूचर लाइफ भविष्य का जीवन, सिटीजन्स नागरिक को कहते हैं, कन्फर ऑन इकट्ठे आएंगे दोनों शब्द, प्रदान करना, उपाधि देना, सर्टन मैंने किंचित कुछ, राइट्स मैंने अधिकार, गारंटीड गारंटी होना, गारंटी देना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, सब्जेक्ट लागू करना, सर्टेन किंचित, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उत्तरदायित्व, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, इंजॉइंज देना, जोड़ देना, इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष, वॉलंटरी स्वैच्छिक, रेस्टोरेंट प्रतिबंध, इंटरेस्ट भलाई, ऑर्गेनाइज आयोजित या संगठित भी आप कह सकते हो, सोसाइटी समाज, एक्साइज प्रयोग किया जाना, डिमॉन्स्ट्रेट प्रदर्शित करना, प्रदर्शन करना। आगे हम बढ़ते हैं पैसेज नंबर 2 पे। ए गुड सिटीजन इज वन, एक अच्छा नागरिक वह होता है, हु अबेज द लॉ, जो कानून का पालन करता है। अबे का अभिप्राय है पालन करना, लो मीन्स कानून। वेयर ये क्या, वाई देयर इज ए पुलिसमैन अराउंड आर नोट, चाहे कोई पुलिस वाला उसके आसपास हो अथवा नहीं। एंड हु टेक्स डिलाइट इन परफॉर्मिंग हिज सिविक ड्यूटीज, और जो अपने नागरिक अधिकारों का पालन करते हुए आनंद लेता है। इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, सेंस ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड डिसिप्लिन, आत्म नियंत्रण एवं अनुशासन की भावना, वाज इनकलकेटेड, शामिल की जाती थी, बाय द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द फैमिली एंड द टीचर, परिवार और गुरु के मिश्रित प्रयासों के द्वारा। द इकोनॉमिक स्ट्रेस ऑफ प्रेजेंट डे लाइफ, आधुनिक जीवन के आर्थिक दबाव ने अनफॉर्चुनेटली डू नॉट लीव इनफ टाइम, दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं छोड़ा है, टू द पेरेंट्स, माता पिता के पास, टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, ताकि वे बच्चों की देखभाल कर सकें। उन्हें समझिए, इसके जो कठिन शब्द आए हैं यहाँ पर, हमारे जो लेखक हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप से हमारे यहाँ एक व्यवस्था थी कि माता पिता और गुरु मिलकर बच्चों का जीवन संवारते थे, परंतु अब परिस्थितियां बदल गई हैं। माता पिता आर्थिक दबाव के चलते बहुत अधिक काम करने में जुट गए हैं ताकि वे अधिक से अधिक अर्थ का संचय कर सके, अधिक से अधिक धन जोड़ सके, और सारी जिम्मेदारी अब गुरु के कंधों पर आ गई है। तो इसमें जो बड़े शब्द हैं, अबे पालन करना, लो कानून व्यवस्था, डिलाइट प्रसन्नता, परफॉर्म करना, सिविक ड्यूटीज नागरिक के कर्तव्य, ओल्डन एज पुरातन दिन, सेंस भाव, सेल्फ रेस्ट्रेंट आत्म नियंत्रण, डिसिप्लिन अनुशासन, इनकलकेट शामिल करना, कंबाइंड एफर्ट मिले जुले प्रयास, इकोनॉमिक स्ट्रेस आर्थिक दबाव, प्रेजेंट डे लाइफ आजकल का जीवन, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से, डू नॉट लीव नहीं छोड़ता, इनफ टाइम पर्याप्त समय, लुक आफ्टर देखभाल करना। अब आगे आइए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। पैसेज नंबर 3, इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थाओं में, द नंबर्स हैव ग्रोन सो लार्ज,
संख्याएँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं एज़ टू टेक अवे द बेनिफिट्स कि सारा लाभ खत्म हो जाता है, व्हिच यूज्ड टू अक्रू फॉर्मली बाय पर्सनल कॉन्टैक्ट जो कि पहले मिला करता था औपचारिक संपर्क से बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। गुरु और शिष्य के मध्य में, यानी कि पहले गुरु और शिष्य के बीच में एक सीधा संबंध होता था और उसका लाभ बच्चों को मिलता था। परंतु आजकल शैक्षणिक संस्थाओं में इतने अधिक बच्चों की संख्या हो गई है कि हर एक बच्चे के साथ गुरु का सीधा संपर्क नहीं हो पाता है। इनएविटेबली अटल ढंग से our young students are often left much to their own resources। हमारे युवा विद्यार्थी प्राय छोड़ दिए जाते हैं उनके अपने सहारे। टू देयर own resources मतलब जिस चीज के सहारे वो जो कुछ सीख सकें उनको छोड़ दिया जाता है। often this creates problems। प्राय इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं which we all know about। और उनके संबंध में हम सब जानते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है विच नीड्स थोरो एग्जामिनेशन जिसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर यंग सिटीजन्स इज ग्रेट। हमारे युवा नागरिकों का कर्तव्य या उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। इन माई व्यू मेरे विचार में एवरी स्टेशन इन लाइफ इज इम्पोर्टेंट इन इटसेल्फ। जीवन में प्रत्येक ठहराव की अपनी महिमा होती है, अपना महत्व होता है। ये पैसेज नंबर 3 था, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, वो मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सबको पता है, शैक्षणिक संस्थाएँ। ग्रो बढ़ जाना, बेनिफिट्स लाभ, अक्रू मिलना, जुड़ जाना, फॉर्मली औपचारिक ढंग से, पर्सनल कॉन्टैक्ट व्यक्तिगत संपर्क, डेटोट विद्यार्थीगण, इनएविटेबली अटल ढंग से, अटल रूप से, रिसोर्सेज संसाधन, थोरो पूरी तरह, एग्जामिनेशन जांचना, जांच, व्यू विचार, स्टेशन ठिकाना। दैट्स ऑल। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। पैसेज नंबर 4 पे आइए। वर्क हैज इट्स own डिग्निटी। काम की अपनी गरिमा होती है। एंड देयर इज ग्रेट सेटिस्फैक्शन इन डूइंग वंस own जॉब। और अपना काम करने में महान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी। इतनी ज़्यादा अ, एक बार पुनः सुनिए। और जब हम अपनी योग्यता के अनुरूप अपना कार्य करते हैं तो हमें बहुत संतुष्टि होती है। टू द एबिलिटी, ये टू वंस एबिलिटी इसका संबंध है काम करने से, अपनी योग्यता के अनुरूप। पुनः सुनिए प्रथम पंक्ति। काम की अपनी गरिमा होती है और जब व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुरूप पूरा काम करता है तो उसे बहुत बड़ी संतुष्टि की प्राप्ति होती है। Whatever the duties, चाहे कुछ भी कर्तव्य हों, we should apply ourselves with sincerity। हमें अपने आप को निष्ठा के साथ समर्पित कर देना चाहिए। एंड डिवोशन और समर्पण के साथ समर्पित कर देना चाहिए। सच एन अप्रोच, ऐसा एक दृष्टिकोण, अपार्ट फ्रॉम बीइंग गुड इन इटसेल्फ, यह स्वयं में तो अच्छा है ही, ऑल्सो हैज द एडेड एडवांटेज ऑफ ओपनिंग अवेन्यूज। इसका एक और लाभ भी होता है, वो होता है ओपनिंग अवेन्यूज फॉर फर्दर एडवांसमेंट, कि हम आगे की तरक्की के लिए नई राहें खोल लेते हैं। वी हैव टू सी वाइदर वी हैव डन आवर own जॉब वेल। हम हमें ये देखना होता है कि क्या हमने अपना कार्य अच्छे से किया है, बिफोर थिंकिंग ऑफ क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी एल्स, इससे पहले कि हम दूसरे किसी व्यक्ति की आलोचना करें। ऑल टू ऑफ्टन, प्राय ऐसा होता है, वी कम टू द टेम्पटेशन ऑफ डिक्राइंग अदर्स, कि हम दूसरों में दोष निकालने के लालच का शिकार हो जाते हैं, विदाउट बोदरिंग टू लुक टू अवरसेल्व्स, और हम स्वयं की ओर देखने की परवाह तक नहीं करते। इसमें ये चौथा पैसेज था बच्चों, जो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, वो अब मैं आपके सामने मीनिंग उनके बता देता हूँ।
डिग्निटी होता है गरिमा, सैटिस्फैक्शन होता है संतुष्टि, एबिलिटी होता है योग्यता, ड्यूटीज होते हैं कर्तव्य, अप्लाई होता है समर्पित करना। कोई बात नहीं, जिन शब्दों को आप लिख नहीं पाओ, मेरे पास व्हाट्सएप कर देना बेटा। इस बात के लिए मैं आपको नहीं रोकूँगा। बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना, मेरे पास भेज देना। मैं उनके मीनिंग आपको बता दूँगा। सिंसियरिटी होता है निष्ठा, डिवोशन होता है समर्पण, अप्रोच होता है दृष्टिकोण, अपार्ट फ्रॉम का अभिप्राय है कि सिवा, से अलग, एडिड मीन्स अतिरिक्त, एडिड का अभिप्राय है अतिरिक्त। एडवांटेज होता है बच्चों लाभ, ओपन मीन्स खोल देना, एवेन्यूज होता है गलियां, फर्दर मीन्स आगे का, एडवांसमेंट विकास, क्रिटिसाइज होता है आलोचना करना, सकम्ब टू, इन दोनों का इकट्ठा अर्थ जाएगा बच्चों, सकम्ब टू का शिकार हो जाना, जैसे हम बीमारी आदि का शिकार हो जाते हैं। टेम्पटेशन होता है लोभ या लालच, डिक्राई निंदा करना, दोष निकालना। किसी को कुछ और पूछना है या इनमें से कुछ रह गया है तो पूछ सकता है। अटेंडेंस की आपको फ़िक्र नहीं है, जब तक एलएमएस पे हमारा अकाउंट शुरू नहीं होता, मैं आज कोशिश करूँगा और उसपे भी शायद आपको लोगों को नहीं लगानी। कैसे करते हो दूसरे सब्जेक्ट में कैसे करते हो अटेंडेंस का? अटेंडेंस का लिंक आता है एलएमएस का? चलिए मैं कोशिश करूँगा ऐसा कुछ हो जाए तो, नहीं तो फिर मैं आपकी ऑफ़िशियली मैं लगा ही रहा हूँ अटेंडेंस, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बाकी के पैसेज हम कल करेंगे, ये 4 पैसेज आप पढ़ो और इनको तैयार करो बच्चों।